अमीर लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा पैदा करें। यही एसेट और लायबिलिटी का सबसे आसान अंतर है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। तुम उन पैसों से एक महंगा मोबाइल खरीद लेते हो। मोबाइल बहुत अच्छा है, कैमरा शानदार है, देखने में प्रीमियम है, लेकिन क्या वह तुम्हारी जेब में हर महीने पैसा डाल रहा है? नहीं, बल्कि मोबाइल खरीदने के बाद कवर, इंटरनेट, रिपेयर, अपग्रेड जैसी चीजों पर खर्च हो सकता है। अब उसी 1 लाख रुपए से तुम कोई ऐसी चीज खरीदते हो जिससे हर महीने 5,000 रुपए कमाई होने लगे, तो दूसरी चीज तुम्हारे लिए एसेट बन सकती है। यानी बहुत आसान भाषा में, एसेट बराबर जो आपकी जेब में पैसा डालने में मदद करे, लायबिलिटी बराबर जो आपकी जेब से पैसा निकालती रहे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, हर महंगी चीज लायबिलिटी नहीं होती और हर सस्ती चीज एसेट नहीं होती। असल सवाल यह है, यह चीज मेरे पैसे को बढ़ा रही है या मेरे पैसे को खा रही है? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। एक, एसेट आखिर होता क्या है? एसेट का मतलब ऐसी चीज या इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू हो और जो भविष्य में आपको आर्थिक फायदा दे सकती है। उदाहरण के लिए, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी डिविडेंड देने वाले अच्छे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, ऐसी मशीन जिससे इनकम हो, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल रॉयल्टी देने वाला कंटेंट, ऐसा स्किल जो आपकी इनकम बढ़ाए। कुछ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, मान लो तुमने एक छोटी दुकान खरीदी और उसे किराए पर दे दिया, हर महीने किराया आता है, तो वह प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बन सकती है। इसी तरह अगर तुमने कोई बिजनेस शुरू किया और वह प्रॉफिट कमाने लगा, तो वह भी एसेट की तरह काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना एसेट नहीं बनाता। अगर प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, मेंटेनेंस का खर्च है, लोन की ईएमआई जा रही है और कोई इनकम नहीं आ रही, तो वह तुम्हारे कैश फ्लो पर बोझ भी बन सकती है। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि चीज तुम्हारे नाम पर है, ये देखो कि वह तुम्हारे पैसे के साथ क्या कर रही है। 2, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी को बहुत आसान तरीके से समझो। ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या चीज जो लगातार आपके पैसे को बाहर ले जाए और बदले में पर्याप्त इनकम या फाइनेंशियल बेनिफिट न दे, वह आपके लिए लायबिलिटी बन सकती है। मान लो तुमने 80,000 रुपए का फोन ईएमआई पर खरीदा। हर महीने ईएमआई जा रही है, फिर डेटा रिचार्ज, फिर एक्सेसरीज, फिर कुछ समय बाद नया मॉडल आ गया। अब तुम फिर नया फोन लेना चाहते हो। फोन तुम्हें सुविधा दे रहा है, लेकिन वह सीधे इनकम पैदा नहीं कर रहा। इसलिए पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से यह एक लायबिलिटी जैसा खर्च हो सकता है। इसी तरह महंगी कार जिसका उपयोग इनकम के लिए नहीं होता और जिसकी ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस लगातार खर्च कराते हैं, आपके कैश फ्लो पर लायबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि कार खरीदना गलत है। अगर कार की जरूरत है और आपकी इनकम इतनी है कि आप आराम से उसका खर्च उठा सकते हैं, तो कार खरीदना बिल्कुल ठीक हो सकता है। समस्या तब होती है जब हम इनकम बढ़ाने से पहले लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। 3, गरीब और अमीर सोच में सबसे बड़ा अंतर यहां गरीब और अमीर शब्द को किसी व्यक्ति की इज्जत या उसकी मेहनत से मत जोड़ना। यहां बात सिर्फ फाइनेंशियल माइंडसेट की है। 2 लोगों को 1 लाख रुपये मिलते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, अब मैं महंगा फोन लूंगा, अच्छे कपड़े खरीदूंगा, नई बाइक लूंगा, दोस्तों को पार्टी दूंगा। कुछ महीनों बाद पैसा खत्म। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं इस 1 लाख रुपए से अपनी इनकम बढ़ाने वाली चीज क्या खरीद सकता हूं। वह कुछ पैसा स्किल पर लगाता है, कुछ पैसा बिजनेस में लगाता है, कुछ इमरजेंसी फंड रखता है, और अगर उसके फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार सही लगे तो कुछ पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है। कुछ साल बाद दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। पहले व्यक्ति ने पैसे से लाइफस्टाइल खरीदी, दूसरे व्यक्ति ने पैसे से फ्यूचर इनकम खरीदने की कोशिश की। यही फर्क है। 4, सबसे बड़ी गलती, पहले लायबिलिटी बाद में एसेट। बहुत से लोग अपनी जिंदगी उल्टी दिशा में चलाते हैं। पहले एक्सपेंसिव फोन, फिर एक्सपेंसिव बाइक, फिर कार, फिर बड़ा घर, फिर ईएमआई चुकाने के लिए ज्यादा काम, फिर स्ट्रेस, फिर सोच।
मेरे पास पैसा आता तो है लेकिन बचता क्यों नहीं? क्योंकि पैसा आने से पहले ही उसकी मंजिल तय हो चुकी है। सैलरी आती है, पहले ईएमआई निकलती है, फिर रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर शॉपिंग, फिर एंटरटेनमेंट, फिर फूड डिलीवरी, और महीने के अंत में बचता है लगभग कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम आने के बाद सबसे पहले कुछ पैसा वेल्थ बिल्डिंग के लिए अलग करता है, फिर जरूरी खर्च करता है, फिर लाइफस्टाइल। ये छोटा सा बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। 5. पहले एसेट खरीदो का असली मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी सारी जरूरतें छोड़ दो। नहीं, तुम्हें खाना है, घर चलाना है, कपड़े लेने हैं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, जरूरी चीजें खरीदनी है। यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हर अतिरिक्त पैसा लाइफस्टाइल में चला जाता है। मान लो तुम्हारी मंथली इनकम 30,000 रुपए है। अगर पूरा 30,000 रुपए खर्च हो जाता है तो वेल्थ बनाने के लिए कुछ नहीं बचता। अब मान लो तुमने अपनी इनकम बढ़ाकर 40,000 रुपए कर ली, लेकिन लाइफस्टाइल 40,000 रुपए का कर लिया, तो फिर भी समस्या वही है। इसलिए सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं है। इनकम बढ़ाओ प्लस एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो प्लस सरप्लस मनी को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाओ। यही वेल्थ बिल्डिंग का आधार है। 6. घर एसेट है या लायबिलिटी? यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग कहते हैं मेरा घर मेरी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से थोड़ा गहराई से सोचो। अगर तुमने घर खरीदा है और उसमें खुद रह रहे हो तो वह तुम्हें रहने की सुविधा देता है, लेकिन वह हर महीने तुम्हारे बैंक खाते में रेंट नहीं डाल रहा। इसके अलावा मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लोन, इंटरेस्ट जैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए पर्सनल कैश फ्लो की दृष्टि से अपना रहने वाला घर हमेशा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं होता। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है और उससे रेगुलर इनकम आती है तो उसका फाइनेंशियल रोल अलग हो जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है मेरे पास प्रॉपर्टी है या नहीं, सवाल है मेरी प्रॉपर्टी मेरे कैश फ्लो को कैसे प्रभावित कर रही है। 7. कार एसेट है या लायबिलिटी? मान लो तुमने 10 लाख रुपए की कार खरीदी। हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, सर्विस, टायर्स और डेप्रिसिएशन। अब कार तुम्हें हर महीने पैसा नहीं दे रही तो पर्सनल फाइनेंस में यह लायबिलिटी जैसी हो सकती है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कमर्शियल टैक्सी चलाता है, वही कार उसके बिजनेस का हिस्सा है, कार से इनकम आती है। अब कार की भूमिका बदल गई। इसलिए एक ही चीज दो अलग लोगों के लिए अलग फाइनेंशियल रिजल्ट दे सकती है। एसेट और लायबिलिटी सिर्फ वस्तु के नाम से तय नहीं होते, उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट देखना पड़ता है। 8. मोबाइल फोन का उदाहरण, आजकल स्मार्टफोन जरूरी हो गया है। अगर तुम्हारा फोन खराब है और काम करने के लिए नया फोन जरूरी है तो रीजनेबल फोन खरीदना गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब है जब मेरे पास 20,000 रुपए का ठीक फोन है लेकिन मुझे 80,000 रुपए वाला फोन चाहिए क्योंकि नया मॉडल आया है। अब सवाल पूछो, क्या यह नया फोन मेरी इनकम बढ़ाएगा? अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो और बेहतर कैमरा वास्तव में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो यह खर्च कुछ हद तक प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहे हो तो यह लाइफस्टाइल एक्सपेंस है। इसलिए हर खरीदारी से पहले 3 सवाल पूछो। क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या यह मेरी इनकम बढ़ाएगा? क्या मैं इसे बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के खरीद सकता हूं? अगर तीनों का जवाब साफ है तभी खरीदारी करो। 9. 10,000 रुपए से क्या करें? मान लो किसी महीने तुम्हारे पास खर्चों के बाद 10,000 रुपए बचते हैं। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता नया कपड़ा, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और महीने के अंत में पैसा खत्म। दूसरा रास्ता कुछ पैसा इमरजेंसी सेविंग्स, कुछ पैसा स्किल सीखने में, कुछ पैसा बिजनेस में और फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार कुछ पैसा लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में। अब दूसरा रास्ता बोरिंग लग सकता है, लेकिन वेल्थ अक्सर बोरिंग चीजों से बनती है। हर दिन एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से। 10. सबसे शक्तिशाली एसेट, स्किल। बहुत लोग एसेट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी और स्टॉक समझते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे पावरफुल एसेट्स में से एक हो सकता है आपका स्किल।
मान लो आज तुम 15,000 रुपए महीने कमाते हो। अगर तुम कोई ऐसा स्किल सीख लेते हो जिसकी वजह से आपकी इनकम 30,000 रुपए तक पहुंच जाती है, तो स्किल ने आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी। एग्जाम्पल्स: वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, हेयर स्टाइलिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन। स्किल पर लगाया गया पैसा हमेशा सीधे कैश नहीं देता, लेकिन अगर स्किल आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए खुद पर किया गया प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है। 11. बिजनेस भी एसेट बन सकता है। मान लो तुमने 50,000 रुपए लगाकर छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में प्रॉफिट नहीं आया, फिर धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़े। अब बिजनेस हर महीने प्रॉफिट देने लगा। अगर बिजनेस की सिस्टम्स, कस्टमर बेस और प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हो रही है तो वह एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। लेकिन बिजनेस में रिस्क भी होता है। हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए बिना समझे पैसा लगाने के बजाय मार्केट समझो, कस्टमर समझो, खर्च समझो, कंपटीशन समझो, प्रॉफिट मार्जिन समझो, कैश फ्लो समझो, फिर फैसला लो। 12. यूट्यूब चैनल भी एसेट बन सकता है। मान लो तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो। पहले महीने शायद कुछ नहीं कमाया, दूसरे महीने भी कम, लेकिन तुम लगातार यूजफुल कंटेंट बनाते रहे। कुछ वीडियोस चल गए, सब्सक्राइबर्स बढ़े, ऑडियंस बनने लगी। फिर चैनल से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप्स जैसी इनकम अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ये गारंटी नहीं है कि हर चैनल सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक अच्छा कंटेंट लाइब्रेरी और ऑडियंस फ्यूचर इनकम का सोर्स बन सकते हैं। इसलिए कुछ डिजिटल एसेट्स भी लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल हो सकते हैं। 13. पैसा कमाना और वेल्थ बनाना अलग है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम 1 लाख रुपए महीने कमाते हो लेकिन 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो तुम्हारी इनकम बड़ी है लेकिन वेल्थ बिल्डिंग कमजोर है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है और उसमें से नियमित रूप से कुछ पैसा बचाकर प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाता है तो वह धीरे धीरे वेल्थ बना सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ मैं कितना कमाता हूं नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए मैं कितना बचाता हूं, और उससे भी आगे मैं बचाए हुए पैसे को कैसे प्रोडक्टिव बनाता हूं। 14. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से सावधान रहो। जब इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ने लगता है। 20,000 रुपए इनकम थी तो 10,000 रुपए में काम चल जाता था। अब इनकम 40,000 रुपए हुई तो लाइफस्टाइल 30,000 रुपए का हो गया। इनकम 60,000 रुपए हुई, लाइफस्टाइल 50,000 रुपए का। इनकम 1 लाख रुपए हुई, लाइफस्टाइल 90,000 रुपए का। और फिर आदमी कहता है मेरी इनकम तो बहुत बढ़ गई लेकिन मेरे पास वेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम बढ़ी लेकिन एसेट बिल्डिंग उसी स्पीड से नहीं बढ़ी। इसलिए जब इनकम बढ़े तो पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो, कुछ हिस्सा वेल्थ बिल्डिंग के लिए रखो। 15. रिच दिखना और रिच होना अलग है। महंगी कार देखकर लोग कह सकते हैं वाह कितना अमीर आदमी है, लेकिन कार EMI पर हो सकती है। महंगा फोन देखकर लोग कह सकते हैं इसकी इनकम बहुत होगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है। बड़ा घर देखकर लोग कह सकते हैं बहुत पैसा है, लेकिन भारी लोन हो सकता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सिंपल लाइफ जी रहा हो और क्वाइटली इन्वेस्टमेंट्स तथा बिजनेस एसेट्स बना रहा हो। वह बाहर से सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत हो सकती है। इसलिए दिखने वाली चीजों से वेल्थ को जज मत करो। 16. EMI बुरी है क्या? EMI अपने आप में बुरी नहीं है, यह समझना जरूरी है। अगर तुम प्रोडक्टिव एसेट खरीद रहे हो और उसकी इकोनॉमिक्स मजबूत है तो फाइनेंसिंग उपयोगी हो सकती है। लेकिन समस्या तब होती है जब EMI सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए ली जाए। मान लो 30,000 रुपये की इनकम है और तुम्हारे ऊपर 8,000 रुपये फोन EMI, 7,000 रुपये बाइक EMI, 10,000 रुपये पर्सनल लोन EMI। अब इनकम का बड़ा हिस्सा पहले ही फ्यूचर इनकम से कट चुका है। अगर किसी महीने इनकम कम हो जाए तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले पूछो क्या यह लोन मेरी इनकम बढ़ाने में मदद करेगा
या सिर्फ मेरा खर्च बढ़ाएगा? यह सवाल बहुत पावरफुल है। 17, हर एसेट तुरंत पैसा नहीं देता। एक और जरूरी बात, एसेट का मतलब हमेशा यह नहीं है कि आज खरीदा और कल से पैसा आना शुरू। कुछ एसेट्स लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कई वर्षों में ग्रो कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। बिजनेस को प्रॉफिट में आने में समय लग सकता है, स्किल सीखने में महीनों लग सकते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने में भी समय लग सकता है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग में पेशेंस जरूरी है। एसेट खरीदना पहला कदम है, उसे सही तरीके से मैनेज करना दूसरा कदम है, समय देना तीसरा कदम है। 18, कंपाउंड ग्रोथ की ताकत। मान लो तुम नियमित रूप से पैसा इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बढ़ने का मौका देते हो, तब रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स बनने की संभावना होती है। इसे कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं। छोटी शुरुआत समय के साथ बड़ी हो सकती है, लेकिन यहां ध्यान रखना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है और कोई फिक्स्ड रिटर्न गारंटीड नहीं होता जब तक वह एक्सप्लिसिटली गारंटीड प्रोडक्ट ना हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क समझो, डाइवर्सिफिकेशन समझो, फीस समझो, टाइम होराइजन समझो, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझो, फिर निर्णय लो। 19, एसेट खरीदने का गोल्डन रूल। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से पूछो, क्या मैं इसे खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है या क्योंकि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूं? अगर जवाब है लोग क्या कहेंगे, तो रुक जाओ। अगर जवाब है यह मेरे काम आएगी, तो सोचो। अगर जवाब है यह मेरी इनकम बढ़ा सकती है, तो और गहराई से एनालाइज करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकती है। 20, हर खरीदारी को एसेट बनाने की कोशिश करो। मान लो तुम 5,000 रुपए खर्च करने वाले हो। अब सोचो, क्या मैं इस 5,000 रुपए को ऐसी जगह लगा सकता हूं जिससे भविष्य में मेरी अर्निंग बढ़े? उदाहरण, एक कोर्स, एक यूजफुल टूल, बिजनेस इन्वेंट्री, मार्केटिंग, इक्विपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ एसेट शब्द देखकर कोई भी चीज खरीद लेना सही नहीं है। पहले रिटर्न और रिस्क समझो, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 21, वेल्थ का सिंपल फॉर्मूला। बहुत आसान फॉर्मूला याद रखो, कमाओ, बचाओ, एसेट खरीदो, एसेट को समय दो, दोबारा इन्वेस्ट करो। यही साइकिल धीरे धीरे वेल्थ बना सकती है। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं, कमाओ, खर्च करो, ईएमआई लो, फिर कमाओ, फिर खर्च करो। यह साइकिल आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल प्रेशर में रख सकती है। इसलिए अपने पैसे का रास्ता बदलो। 22, एक छोटी कहानी मान लो। 2 दोस्त थे, राहुल और मोहन। दोनों की इनकम 30,000 रुपए थी। राहुल को जैसे ही सैलरी मिलती वो शॉपिंग करता, नया फोन, नई शूज, रेस्टोरेंट, बाइक की ईएमआई। कुछ साल बाद उसकी इनकम 45,000 रुपए हो गई, लेकिन खर्च भी 45,000 रुपए हो गया। मोहन ने भी एंजॉय किया, लेकिन उसने हर महीने कुछ पैसा अलग रखा। उसने स्किल सीखी, साइड इनकम शुरू की, थोड़ा बिजनेस में लगाया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार। कुछ साल बाद मोहन की इनकम भी बढ़ गई। उसके पास स्किल थी, साइड इनकम थी, इन्वेस्टमेंट्स थे, बिजनेस था। अब अगर किसी महीने सैलरी कम भी हो जाए तो उसके पास कई फाइनेंशियल सोर्सेज हो सकते थे। राहुल की पूरी जिंदगी सैलरी पर डिपेंडेंट थी। यही फर्क है, एक व्यक्ति ने सिर्फ इनकम बनाई, दूसरे ने इनकम के साथ एसेट्स बनाने की कोशिश की। 23, एसेट्स की सीढ़ी बनाओ। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक सीढ़ी की तरह सोचो। पहली सीढ़ी इमरजेंसी फंड, दूसरी हाई इंटरेस्ट डेट को कंट्रोल करना, तीसरी स्किल और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, चौथी रेगुलर सेविंग, पांचवी डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, छठी बिजनेस या अन्य इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स, सातवीं मल्टीपल इनकम सोर्सेज। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए यह कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। 24, अपने पैसे को कर्मचारी समझो। अब एक बहुत पावरफुल इमेजिनेशन करो। मान लो तुम्हारा 1,000 रुपये एक छोटा कर्मचारी है। तुम उसे सिर्फ शॉपिंग में भेज देते हो, वह वापस नहीं आता। लेकिन अगर तुम उस 1,000 रुपये को प्रोडक्टिव काम में लगाते हो तो वह भविष्य में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है। इसी तरह 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, हर पैसा एक रिसोर्स है।
सवाल यह है, तुम अपने पैसों को कहां काम पर भेज रहे हो? अगर पैसा सिर्फ कंजम्पशन में जा रहा है तो वह खत्म हो रहा है। अगर कुछ पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में जा रहा है तो वह फ्यूचर वेल्थ बनाने में योगदान कर सकता है। 25। सबसे पहले अपना कैश फ्लो समझो। एसेट खरीदने से पहले अपने पैसे का हिसाब समझो। 1 महीने की इनकम लिखो, फिर सारे खर्च लिखो, फिर देखो कितना पैसा जरूरी खर्च में गया, कितना लाइफस्टाइल में, कितना डेट में, कितना बचा और कितना प्रोडक्टिव चीजों में गया। यही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी है। कई लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि महीने में पैसा कहां चला जाता है। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपने पैसे को समझना। 26। पहले खुद को पे करो। इसका मतलब है कि इनकम आते ही वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक हिस्सा अलग करना। मान लो तुम्हारी इनकम 30,000 रुपये है। तुम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार एक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज अलग कर सकते हो, फिर बाकी पैसों से खर्च मैनेज करो। लेकिन अगर तुमने सोचा महीने के अंत में जो बचेगा उसे सेव करूंगा, तो अक्सर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि खर्च हमेशा आपकी पूरी इनकम खाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए सेविंग को एक्सीडेंट मत बनाओ, उसे सिस्टम बनाओ। 27। एसेट्स खरीदने का मतलब गरीब की जिंदगी जीना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं एसेट खरीदूंगा तो मुझे एंजॉय करना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी है। आप ट्रैवल कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बैलेंस जरूरी है। आज का पूरा पैसा आज मत खाओ, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए भी रखो। यही मैच्योरिटी है। 28। एक सिंपल रूल याद रखो, जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने का मन करे, पहले यह पूछो, क्या यह चीज मेरी वेल्थ बढ़ाएगी, मेरी इनकम बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा खर्च बढ़ाएगी? अगर सिर्फ खर्च बढ़ाएगी तो सोचो, अगर इनकम बढ़ाएगी तो एनालाइज करो, अगर वेल्थ बिल्डिंग में मदद करेगी तो रिसर्च करो, और अगर जरूरी है तो बजट बनाकर खरीदो। 29। अंतिम बात, एसेट खरीदना एक आदत है। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, और सिर्फ एक एसेट खरीद लेने से भी कोई अमीर नहीं बनता। वेल्थ बनती है छोटे छोटे सही डिसीजन से। आज 500 रुपये बचाए, कल 1000 रुपये, फिर स्किल सीखी, फिर इनकम बढ़ी, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, फिर बिजनेस बनाया, फिर प्रॉफिट्स को दोबारा लगाया। सालों तक यही प्रोसेस चलता रहा। यही वेल्थ बिल्डिंग की असली कहानी है। याद रखने वाली 10 बातें। पहली, हर महंगी चीज एसेट नहीं होती। दूसरी, हर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होता। तीसरी, एसेट वह है जो आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर सकता है। चौथी, लायबिलिटी या खर्च आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल सकता है। पांचवी, इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना भी जरूरी है। छठी, स्किल आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाला बड़ा एसेट हो सकता है। सातवीं, बिजनेस इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बन सकता है, लेकिन उसमें रिस्क होता है। आठवीं, डेट का उपयोग सोच समझ कर करो। नौवीं, दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से वेल्थ नहीं बनती। 10वीं, सबसे जरूरी है कमाओ, बचाओ, प्रोडक्टिव एसेट्स बनाओ और समय दो। एक लाइन में पूरी किताब की सीख, गरीब दिखने से मत डरो, गरीब फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से डरो। क्योंकि महंगा फोन आपको अमीर नहीं बनाता, महंगी कार आपको अमीर नहीं बनाती, बड़ा घर आपको अमीर नहीं बनाता। असली वेल्थ तब बनती है जब आपके पास ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स और स्किल्स हों जो समय के साथ आपकी इनकम, नेटवर्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद करे। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए, तुरंत यह मत सोचो मैं इससे क्या खरीद सकता हूं। एक बार यह सोचो मैं इससे क्या बना सकता हूं। यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज को समझो, इनकम बढ़ाओ, खर्च को कंट्रोल करो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो।